रचना, जो अभी अभी सारा आंगन धोकर आई थी, माँ ने पुकारा तो थके हारे अंदाज में बोली, क्या हुआ अम्मा? माँ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेटा ऊपर वाला पोर्शन साफ करवा दो। रीना के साथ मिलकर अचानक से ऊपर वाले पोर्शन को साफ करवाने की बजाय उसे समझ न आई। क्यों अम्मा, वहाँ कौन सा शादी होनी है? माँ ने मटर छीलते हुए सरसरी अंदाज में कहा, शादी नहीं होनी, तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा आ रहा है, राजवीर पटेल, कुछ दिन यहीं रहेगा। कौन राजवीर? उसके माथे पर बल पड़ गए। माँ झुलझुलाकर बोली, रचना, एक ही दोस्त हैं तुम्हारे पापा के और उनका एक ही बेटा है, राजवीर पटेल। अब अगर जांच पड़ताल खत्म हो गई हो तो जाओ पोर्शन साफ करो, शाम तक आएगा, मैं खाने पीने का इंतजाम कर लेती हूँ। माँ उठकर किचन की ओर बढ़ गई। रचना मन ही मन बड़बड़ाई, ये अमीर लोगों को आज गरीब रिश्तेदारों की याद कैसे आ गई? मैं कोई नौकर हूँ जो ऊपर जाकर सफाई करूँ? इतनी मुश्किल से नीचे वाला पोर्शन साफ किया, अब ऊपर इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। वो बड़बड़ाती ही रही कि रीना उसके पास आ खड़ी हुई। दीदी, आंटी ने कहा है ऊपर चलकर सफाई करनी है तो करो ना जाकर, मुझे क्यों कह रही हो? रचना ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अकेले कैसे करूंगी, तुम भी चलो ना, कब से पोर्शन बंद पड़ा है, वहाँ बहुत धूल होगी। रीना बोली, तो तुम्हें पता है ना मुझे धूल से एलर्जी है, तुम्हें ही करना पड़ेगा। रचना ने मुंह फुलाकर कहा, अच्छा मैं ही कर लूंगी, आप बस मेरे साथ ऊपर चलो, मुझे अकेले डर लग रहा है। उसकी डरपोक तबीयत देखकर रचना भी मान गई और दोनों ऊपर चल दी। रचना के दिल में खीस थी कि राजवीर के अचानक आने से उसे ही एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा था। वो मोबाइल में उपन्यास पढ़ने बैठने वाली थी और उसका उपन्यास क्लाइमेक्स पर था, पर अब सफाई करनी पड़ी। उधर पुलिस ऑफिसर राजवीर पटेल के लिए हालात अचानक बदल रहे थे। पुलिस की कुर्सी कभी भी स्थायी नहीं होती। आज वो उदयपुर की गलियों में कानून की पकड़ सख्त कर रहा था तो कल एक नोटिफिकेशन से उसे जयपुर या किसी और शहर भेजा जा सकता था। ये तबादले कभी काम की बुनियाद पर होते, कभी सियासी दबाव की वजह से और कभी सिर्फ रोटेशन पॉलिसी के तहत। हकीकत यही थी कि एक एसपी के लिए शहर सिर्फ ड्यूटी स्टेशन होता है, स्थायी जगह नहीं। जो ऑफिसर कल जनता का हीरो था, अगले दिन नए शहर में अजनबी बन जाता, मगर वर्दी का वजूद उसे फिर भी सीना तान कर खड़ा कर देता। राजवीर ने गहरी सांस लेकर टेबल पर रखे तबादले के नोटिफिकेशन को देखा। उदयपुर की गलियां, वो शहर जिसकी हिफाजत के लिए उसने दिन रात एक कर दिया था, अब उसके अधिकार में नहीं था। चेहरा सख्त और गरिमा से भरा, भले दिल भारी था। उसने खुद से कहा, फर्ज कभी शहर का नहीं होता, वर्दी का होता है। अब उसे जयपुर जाना था, एक नया मोर्चा, नई जिम्मेदारी। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज आई जो आंसुओं से भरी थी। वो फौरन पलटा, क्या हुआ अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? उसकी माँ बोली, तू छोड़कर जा रहा है और मैं ना रो? अगर तेरी जिद ना होती तो आज मैं तुझे कहीं जाने ही ना देती। राजवीर ने प्यार से माँ के हाथ थामते हुए, माँ आप जानती हैं ना, अगर यहाँ रुका तो रागिनी की बेटी कविता से शादी करनी पड़ेगी, और माँ आप जानती हैं वो कैसी लड़की है, उसकी वजह से ये घर तबाह हो जाएगा। माँ ने उसकी तरफ देखा, उनकी आंखों में चिंता और दर्द साफ झलक रहा था। ठीक है जा तू, वैसे भी तुम पर दबाव है, तुम्हें तो बहाना मिल गया। माँ तल्ख हंसी हंसते बोली, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, वहाँ अंकल के घर के अलावा कहीं और मत जाना। माँ दोबारा समझा रही थी क्योंकि उन्हें अपने बेटे के स्वभाव का पता था। राजवीर किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं करता था और सच तो ये था कि अंकल के घर भी उसका बहुत कम आना जाना था। जयपुर का शहर उसे शुरू से ही खास पसंद नहीं था और अब किस्मत ने उसी शहर में उसकी पोस्टिंग कर दी थी। वो चाहता था वहाँ कोई छोटा सा किराए का घर लेकर रहे, लेकिन माँ और अंकल की जिद पर उसे अंकल के घर ही जाना पड़ा। माँ की खुशी की खातिर उसने हामी भर दी। सुबह सुबह वो तैयार खड़ा था। हवेली के सब लोगों से मिलकर माँ को वहीं छोड़ते हुए उसने बाहर कदम रखे। उदयपुर से निकलते वक्त उसने बस इतना फैसला किया कि दिल को कमजोर नहीं पड़ने देगा। उसे पता था कि जयपुर में अंकल के घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन
लेकिन उसके कदम सिर्फ रिश्तों की वजह से नहीं बल्कि ड्यूटी के बोझ से भी भारी थे। राजवीर के लिए तबादला कोई सजा नहीं बल्कि एक और इम्तिहान था और हर इम्तिहान की तरह वो इस बार भी सर ऊंचा करके गुजरना चाहता था। उसने शहर उदयपुर को अलविदा कहा और चल पड़ा। उधर शाम के खाने पर अच्छा खासा इंतजाम किया गया था। ये सब रचना की माँ ने झटपट अपने हाथों से तैयार किया था। किसके लिए? जो पहली बार अपने होशो आवास में अंकल के घर आ रहा था। रचना का बस नहीं चल रहा था कि सारा खाना उठाकर पड़ोसियों में बांट आए। अम्मा, ये पनीर है ना, जरा चख तो लूं। रचना के मुंह में पानी भर आया। माँ ने डांटते हुए कहा, अरे झूठा मत करो, राजवीर को आ लेने दो, फिर सब मिलकर खाएंगे। उन्होंने दीवार घड़ी पर नजर डाली। अंकल राजवीर को लेने एयरपोर्ट गए हुए थे। उसे दोपहर तक आ जाना था लेकिन मौसम खराब होने से फ्लाइट डिले हो गई। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई तो माँ बेटी चौंक गईं। लो आ गए। रचना, तुम टेबल जल्दी से लगाओ, मैं अपने राजवीर से मिलती हूँ। सरिता जी खुशी खुशी बाहर निकल गईं। रचना बड़बड़ाई, ये अम्मा तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे बिल गेट्स आ गया हो। कभी शक्ल नहीं दिखाई अंकल आंटी को और आज जरूरत पड़ी तो उन्हीं के घर आकर रहने वाला है। मतलब के लोग। रचना के लहजे में अच्छी खासी खींच थी। किचन के पास डाइनिंग हॉल में रीना के साथ टेबल लगाते लगाते उसकी नजर अचानक दरवाजे से अंदर आते उस शख्स पर ठहर गई। वो अपने आप में किसी खूबसूरत हकीकत जैसा लग रहा था। लंबा कद, चौड़े कंधे, नीली शर्ट की बाजू कोहनी तक मुड़ी हुई, जैसे लापरवाही में भी एक गरिमा छुपी हो। उसके सख्त चेहरे पर ओहदे की रौब और आंखों में गहरी संजीदगी थी जो इंसान को अपनी जगह पर रोक दे। रचना का हाथ प्लेट रखते रखते वहीं रुक गया। आंखें ठहर गईं। एक लम्हे को वो भूल गई कि अभी तक उसके आने पर गुस्सा रही थी। रीना की आवाज जैसे पीछे कहीं खो गई। राजवीर ने कदम आगे बढ़ाए और जैसे ही दहलीज पार की उसकी निगाहें अनजाने में रचना पर जा पड़ी। एक पल को वो भी थम गया। निगाहों की वो बिजली जिसने रचना को शॉक कर दिया राजवीर को भी झकझोर गई। मगर अगले ही पल उसने खुद पर काबू पाया और नजर फेर ली। रचना को लगा जैसे दिल की धड़कन लड़खड़ा गई हो। वो उलझन में पलकें झपकाने लगी। यही तो वो शख्स था जिनके आने पर वो खफा थी, लेकिन सामना होते ही दिल का बोझ जैसे बिखर गया। आ जाओ बेटा, अंदर आओ। सरिता राजवीर को लेकर भीतर आ गई। नमस्ते। राजवीर ने बहुत नरम अंदाज में रचना की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, नमस्ते। रचना भी धीमे से जवाब देती किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में पहुंचते ही उसने गहरी सांस ली और कुछ देर पहले उस पर छाया उसकी शख्सियत का असर उतरा। सच में जैसे कोई जादूगर था। उफ, अब तक तो कोई मुझे इस घर में लिफ्ट नहीं कराता था और अब इस एसपी साहब के आने से तो मेरी वैल्यू 2 कौड़ी की भी नहीं बचेगी। वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी। तभी रीना ने आकर चौंका दिया। दीदी, अगर खुद से बातें पूरी हो गई हो तो बाहर चले, आंटी बुला रही हैं। रचना झुलझुलाकर बोली, तुम अपनी जुबान बंद रखो और जाओ यहाँ से, मुझे नहीं आना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुस्सा किस बात पर आ रहा है। राजवीर को ज्यादा इज्जत मिलने पर या उसकी मौजूदगी उसे परेशान करने लगी थी। रात को रीना से सारे बर्तन धुलवाकर वापस रखवाने के बाद रचना अपने लिए चाय बना रही थी। तभी पीछे अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो पलटी। किचन की दहरी पर वही चौड़े कंधों वाला उसका एसपी खड़ा था। सॉरी, मुझे लगा आंटी है, वो हल्के अंदाज में बोला। कुछ चाहिए था आपको? रचना ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। आखिर मेहमान था, मेहमान नवाजी निभाना तो जरूरी था। जी, चाय पीनी थी, राजवीर बोला। रचना हंसते हुए बोली, अरे आपको चाय से क्या लेना देना? आप जैसे अमीर लोग तो कॉफी पीते होंगे ना, वो भी कड़वी वाली कॉफी। उसके लहजे में हल्की चुटकी थी। राजवीर ने हैरानी से उसे देखा, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि वो किस अंदाज में बात कर रही है। एक्सक्यूज मी। राजवीर के माथे पर बल पड़े। रचना ने झट जवाब दिया, एक्सक्यूज मी क्यों? एक बात बताइए, पूरे जयपुर में आपको हमारा ही घर मिला था रहने के लिए? जब अमीर लोगों का गुरूर होता है तब तो गरीब लोग दिखते ही नहीं, और जब मुश्किल आती है तो मदद के लिए यही गरीब जान पहचान वाले काम आते हैं। वो
वो ताना देती चली गई। राजवीर ने सब्र से उसकी बातें सुनी और बोला, आप कुछ ज्यादा बोल रही हैं। रचना तुरंत बोली, बिल्कुल, अगर बोलने पर आ जाऊं तो बहुत बोलती हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है और मुझे हक है बोलने का। उसने चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए आपकी चाय। राजवीर ने एक नज़र उसे देखा और फिर कप को। चाय उसकी कमजोरी थी, बिना चाय के वो रात भर काम नहीं कर सकता था और उसे फाइलों पर देर तक काम करना था। मगर सामने खड़ी लड़की ने एक कप चाय के लिए ही उसे अच्छा खासा जलील कर दिया था। उसने अपनी ख्वाहिश दबाते हुए कहा, जरूरत नहीं है, और वापस मुड़ गया। 1 मिनट एसपी साहब। रचना एकदम सामने आ गई। पी लीजिए चाय। मेरे हाथ की चाय हर किसी को नसीब नहीं होती, वरना हजम होना भी मुश्किल है। आपको मिल रही है और यकीन मानिए हजम भी हो जाएगी। वो जानबूझकर उसे छेड़ रही थी। राजवीर को गुस्सा जल्दी नहीं आता था, लेकिन जब आता तो बहुत भयानक होता। फिलहाल वो चुप रहा, क्योंकि सामने एक लड़की थी। वो ये समझ चुका था कि सामने खड़ी ये लड़की उसे टफ टाइम देने वाली है। ले लीजिए एसपी साहब, इसमें कुछ मिलाया नहीं है मैंने। रचना फिर से आंखें झपकाते हुए बोली। राजवीर ने कप ऐसे लिया कि दोनों के हाथ छू ना पाए और चाय लेकर बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। राजवीर ऊपर के पोर्शन की तरफ बढ़ गया। रचना तब तक वहीं खड़ी रही जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। वो बड़बड़ाती हुई दोबारा चाय बनाने से बचती किचन की लाइट ऑफ करके अपने कमरे की तरफ चली गई। आपने उसका ट्रांसफर कैसे करवा दिया डैड? मुझे वो चाहिए। कविता इस वक्त अपने पापा से बुरी तरह नाराज थी। उसे राजवीर से मोहब्बत थी और उसके पापा ने ही उसका इश्क उससे दूर कर दिया था। कविता, पागलों जैसी बातें मत करो। वो इतना सख्त दिल और खुददार आदमी है कि उसने तुम्हें नहीं बल्कि ट्रांसफर को चुना। अपने शहर से दूर जाना उसके लिए मौत जैसा था, क्योंकि इस वक्त जो केस उसके हाथ में था उसे हर हाल में पूरा करना था। लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने वो केस और वो पोस्ट छोड़ दी। अब सोच लो तुम उसके लिए क्या मायने रखती हो। डीआईजी साहब ने सख्त लहजे में उसे आईना दिखाया। कविता की आंखें भर आईं। आप जानते हैं, मुझे उसकी इसी अदाओं ने पागल किया है। मुझे उसका एड्रेस चाहिए। मैं उसके पास जाऊंगी और तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक वो मान नहीं जाता। मैं तुम्हारा बाप हूँ कविता, दुश्मन नहीं। उसका पीछा करना छोड़ दो। वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता और उसका एड्रेस मेरे पास होता भी तो मैं तुम्हें कभी ना देता। वो गुस्से में कहते अपने कमरे के अंदर बढ़ गए। कविता ने दांत भींच कर कहा, कुछ भी हो जाए डैड, राजवीर सिर्फ मेरा है और मैं उसे हासिल करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे इस शहर को क्यों ना छोड़ना पड़े। हार तो मैं नहीं मानूंगी। कविता बेहद जिद्दी लड़की थी और राजवीर को हासिल करना जैसे उसकी जिद बन गया था। अब इस जिद में वो क्या क्या करने वाली थी कोई नहीं जानता था। उधर राजवीर बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा था कि अचानक लाइट चली गई। वो चौंक उठा। जब से वो यहाँ आया था एक बार भी लाइट नहीं गई थी और अब अचानक कैसे? वो बाहर निकलकर रेलिंग के पास जा खड़ा हुआ। अंकल जी, बस इतना ही बोल पाया, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में तो लाइट आ रही थी, सिर्फ उसके हिस्से में नहीं थी। क्या हुआ बेटा? अजीत साहब बाहर निकल आए। अरे ये लाइट क्यों चली गई अचानक? आज तक हमारे एरिया में लाइट नहीं गई और अब देखो नीचे वाले पोर्शन में तो आ रही है। ऊपर का फ्यूज ना खराब हो गया हो, मैं देखता हूँ। नहीं अंकल जी, रहने दीजिए, मैं देख लेता हूँ। तभी टॉर्च उठाए रचना आ गई। मैं हूँ ना, मैं देखती हूँ। कहाँ है? हाँ बेटा, जाओ राजवीर की मदद कर दो। क्यों नहीं पापा, मैं तो मदद के लिए ही आई हूँ। आइए एसपी साहब, वो नर्म लहजे में बोली और उसे घर की बैक साइड पर ले गई। वहां रुककर बोली, चेक कीजिए। टॉर्च की रोशनी करते हुए वो खड़ी रही और राजवीर बोर्ड देखने लगा। इसमें एक फ्यूज कम है। तो मुझे क्या पता? रचना ने शरारत से मुस्कुरा कर कहा। सीरियसली? राजवीर ने उसे घूरा। हाँ एसपी साहब, यही कहीं गिरा होगा, देखिए जमीन पर। रचना ने इशारा किया। राजवीर सच में इधर उधर ढूंढने लगा। तभी रचना ने चुपके से हाथ में पकड़ा फ्यूज लगाना चाहा, लेकिन जैसे ही दबाया उसे जोर का करंट लगा। वो चीख मार कर पीछे हटी। रचना, क्या हुआ?
हुआ? राजवीर घबराकर उसकी तरफ भागा और उसका हाथ थाम लिया। रचना की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। करंट, वो बोल भी नहीं पा रही थी। राजवीर ने नीचे गिरे फ्यूज को उठाया और खुद लगाने लगा। तभी रचना ने उसका बाजू पकड़कर रोक दिया। राजवीर ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में जमा पानी देखकर राजवीर एक पल को अपनी हार्ट बीट मिस कर गया। ना लगाना हाथ, आपको भी करंट लगेगा, रचना फिक्रमंदी से बोली, जबकि खुद भी लजा रही थी। मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो ऐसे ही लगा दूंगा, राजवीर ने कहा और मेन स्विच ऑफ कर दिया। फिर सावधानी से फ्यूज लगाकर स्विच दोबारा ऑन किया तो ऊपर वाले पोर्शन में भी लाइट आ गई। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, दिखाओ मुझे। उसने रचना का हाथ थामा और देखने लगा। नहीं, ठीक हूँ मैं, कहकर रचना ने झट से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग गई। राजवीर बस उसे देखता ही रह गया। सुबह नाश्ते के बाद राजवीर पुलिस स्टेशन निकल गया और रचना अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बस से जाने लगी। पड़ोस की उसकी सहेली सौम्या उसके साथ होती थी। दोनों ही हिंदी साहित्य में मास्टर कर रही थी। बस से लौटते वक्त सौम्या ने मजाक में कहा, रचना, सुना है बड़ा हैंडसम एसपी आया है तुम्हारा। एसपी साहब? मेरा एसपी कहाँ से हुआ? अपनी अम्मा का होगा, रचना ने मुंह बनाकर जवाब दिया। बस एक जगह रुकी थी और कुछ लड़के चढ़ गए। ऊंची ऊंची आवाज में बातें करते, सीटियां बजाते। रचना और सौम्या ने गुस्से से एक दूसरे को देखा। तभी एक नकाब पहनी लड़की को एक लड़के ने धक्का मारा। वो लड़की घबरा कर संभल नहीं पा रही थी। बस में जगह न होने से वो खड़ी थी और लड़के जानबूझकर उसके करीब आकर हंस रहे थे। तभी आगे खड़े लड़के को देख रचना का खून खौल गया। कहाँ जा रही हो? सौम्या ने उसे गुस्से से उठते देखा तो कहने लगी, आवारा हैं सब, इनकी आवारगी निकालनी पड़ेगी, रचना ने सख्त लहजे में कहा और अपनी सीट छोड़कर उस लड़की को बैठाया। खुद खड़ी हो गई। लड़कों ने इस खूबसूरत लड़की को देखा तो एक पल को ठहर गए। उसका खूबसूरत चेहरा देखकर एक लड़का अब की बार शरारत में रचना को कंधा छूकर निकल गया। रचना पलटी और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। बस में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वो लड़का भी हक्का बक्का रह गया। उसने ऐसी हरकतें तो रोज की हैं, लेकिन किसी लड़की ने कभी थप्पड़ नहीं मारा था। आज सबके सामने रचना ने उसे तमाचा रसीद किया था। गुस्से में वो गाली देता उसकी तरफ बढ़ा तो रचना ने फिर एक और थप्पड़ मार दिया। खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान खोली तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तुम जैसी गंदी औलादें माँ बाप पैदा करके सड़कों पर छोड़ देते हैं। जाओ, जाकर भौंको। लेकिन सामने तेज तर्रार लड़कियां भी निकल आती हैं जो तुम जैसों की जुबान खींच निकालने की ताकत रखती हैं। रचना चिल्लाते हुए बोली। बस में मौजूद हर शख्स उसकी बहादुरी देखकर हैरान था। तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? लड़का बोला। नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है। राह चलते कुत्तों से बहस करना मेरी आदत नहीं, रचना ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया और ड्राइवर से बोली, अरे ओ अंकल, बस रोको। बस रुकी तो रचना बोली, उतर नीचे। अपनी गंदी हरकतों के साथ उसने चुटकी बजाते हुए इशारा किया। बस तेरे बाप की है क्या? तू होती कौन है मुझे उतारने वाली? लड़का तिलमिला गया। बस में मौजूद लोग चिल्ला पड़े, इसे बस से उतारो फौरन। वो अब कंडक्टर की तरफ बढ़ते हुए बोली, भैया जी छोड़ो ना, क्यों पंगा ले रही हो? जाने दो। कंडक्टर डरते हुए बोला। वो किसी भी तरह का झगड़ा नहीं लेना चाहता था। तुम भी एक नंबर के बेगैरत इंसान हो। तुम्हारे सामने वो लड़कियों को छेड़ रहा है, उन्हें टच कर रहा है और तुम उससे डर रहे हो। और हाँ, वो डरेगा क्योंकि वो जानता है कि मैं कौन हूँ। तुम मुझे बस से उतारोगी, मैं भरी बस में तुम्हें मजा चखा दूंगा, लड़के ने बदतमीजी से कहा। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद लोगों को भी गुस्सा आ गया। रचना का हाथ फिर उठा, लेकिन इस बार उस लड़के ने रोक लिया और जोर से उसकी कलाई मरोड़ दी। रचना की चीख बस में गूंज गई। छोड़ दो लड़की को। एक शख्स की गैरत जागी और वो बोला। लड़के ने अपने दोस्तों को इशारा किया तो उनमें से एक ने पिस्तौल निकालकर उसी शख्स पर तान दी। फिर किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो बीच बचाव करे। सब डर गए। सब जानते थे ये अमीर बाप की बिगड़ी औलादे हैं, गोली चला देंगे तो किसी की जान भी जा सकती है। तभी अचानक से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। क्या हो रहा है ये सब?
रचना उस आवाज को सुनते ही सन्न रह गई। पीछे पलटी तो देखा एसपी राजवीर पटेल था। गए काम से वो बुदबुदाई। उस वक्त बस में खामोशी छा गई। राजवीर ड्राइवर से कहता हुआ आगे बढ़ा। उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। रचना बार बार कनखियों से उसे देख रही थी। डर और बेचैनी दोनों उसके चेहरे पे साफ थे। चलो उठो और मेरी गाड़ी में बैठो। रचना चुपचाप सौम्या के साथ राजवीर की गाड़ी में बैठ गई। रचना आगे राजवीर के पास बैठी थी और सौम्या पीछे। प्लीज एसपी साहब, मेरी अम्मा को मत बताना प्लीज। आखिरकार वो बोल पड़ी। राजवीर ने सख्त नजरों से उसे देखा लेकिन खामोश रहा। देखो, जो मर्जी कह लो, बेशक कान खींच लो, लेकिन बस अम्मा को मत बताना, वरना वो मेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद कर देंगी। करना भी चाहिए, उन्हें पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी गुंडा है। राजवीर ने तंज कसा। क्या आपने मुझे गुंडा कहा? रचना गुस्से में तमतमा गई। हरकतें तो गुंडों वाली ही हैं, क्या जरूरत थी उसे थप्पड़ मारने की? राजवीर ने उसकी क्लास लेनी शुरू कर दी क्योंकि वहाँ सब लोग बेगैरत बने हुए थे। तो मैं भी चुप रहूं? उस लड़की को छेड़ा जा रहा था तो मैं कैसे देखती? रचना का गुस्सा अब भी कायम था। ओह रियली, वो लड़की थी तो तुम क्या हो? राजवीर के मुंह से तुम निकल गया। उसे खुद को अजीब लगा कि उसने उसे तुम कह दिया। एसपी साहब, मुझ में हिम्मत है और मैं हक और इंसाफ के लिए लड़ना जानती हूँ। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वुमेन। रचना मुंह बनाकर बोली और राजवीर को उसकी बातें अजीब सा एहसास करा रही थी। अचानक राजवीर की नजर उसकी सुर्ख कलाई पर पड़ी। ये कलाई पर क्या हुआ? उसने फिक्रमंद लहजे में पूछा। उस बदतमीज ने जोर से पकड़कर मरोड़ी। लेकिन मैं घर जाकर बहाना बना लूंगी, आप बस प्लीज कुछ मत बोलिएगा, रचना ने धीरे से कहा। राजवीर ने गाड़ी झटके से रोकी और उसकी तरफ मुड़ा। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उसने ये हरकत भी की है? उसने गुस्से से उसकी कलाई अपने हाथों में ले ली और देखने लगा। ऐसे ना करें, दर्द हो रहा है। रचना अपनी कलाई छुड़ाने लगी। 1 मिनट चुप। राजवीर ने उसकी कलाई जोर से सीधी की और रचना की चीख निकल गई। सी, क्या कर रही हो? वो एकदम उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा गया। तुमने इतने अचानक मेरी कलाई खींची कि ये दर्द कहाँ चला गया? रचना ने हैरान होकर कहा, जबकि राजवीर दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर गया और सख्त लहजे में बोला, ये पहली और आखिरी वार्निंग है, दोबारा ऐसी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। उसकी आंखों में देखते हुए माथे पर बल डाले बोला तो रचना ने नाक टेढ़ी की। राजवीर को पुलिस स्टेशन का चार्ज संभाले 2 हफ्ते हो चुके थे। सब काम अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसके दिल में ठंडक और उखड़ापन था। उदयपुर में जो बड़ा केस वह हैंडल कर रहा था, अगर उसे आखिरी तक लेकर जाता तो कई बड़े मगरमच्छ बेनकाब हो जाते, लेकिन उससे केस छीन लिया गया। हर जगह भ्रष्टाचार का आलम था। कोई ईमानदार आदमी सिस्टम बदलने की कोशिश करता भी तो बीच रास्ते उसका हाथ पकड़ लिया जाता। वो खिड़की के पास खड़ा गहरी सोच में डूबा था कि अचानक दरवाजा खुला और रचना अंदर चली आई। एसपी साहब, मे आई कम इन? वैसे मैं तो वैसे भी आ ही जाती हूँ, ये मेरा ही घर है, मुझे क्या जरूरत है इजाजत लेने की? वह उसके बराबर खड़ी होकर मुस्कुराते हुए बोली। उसके हाथ में चाय का मग था जो उसने छोटी सी ट्रे में रखा हुआ था। राजवीर अक्सर उसके हाथ से कप लेने से बचता था ताकि टच ना हो, लेकिन उस दिन उसकी कलाई उसने बिना झिझक थाम ली थी। ये किस खुशी में चाय बना लाई हो? राजवीर को भी उसकी बनाई चाय पसंद आने लगी थी और वह उसकी चाय का आदी हो रहा था, इसीलिए उसने 2 दिन से चाय पीनी छोड़ दी थी। लेकिन आज रचना खुद चाय लेकर आई थी। आपने पापा की मदद की थी ना आज? उसी खुशी में रचना ने ट्रे आगे बढ़ाई। कैसी मदद? मुझे तो याद नहीं। राजवीर उलझा। जब पापा की गाड़ी खराब हो गई थी तो आप उन्हें अपनी गाड़ी में ऑफिस छोड़ने गए थे, पापा ने खुद मुझे बताया। रचना खुश होकर बोली। राजवीर के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सामने खड़ी लड़की उसकी इतनी शुक्रगुजार हो रही थी। मेरे अंकल हैं वो, मैंने बस अपना फर्ज निभाया, इसमें इतना शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। वो चाय का कप लेकर बेड पर बैठ गया। हो सकता है ये आपके लिए मायने ना रखता हो, लेकिन मेरे लिए मेरे पापा बहुत मायने रखते हैं, रचना जज्बात से भरे लहजे में बोली। तभी राजवीर के मोबाइल पर उसकी माँ की कॉल आ गई। वो तुरंत खड़ा होकर बात करने लगा। रचना वहीं से उठकर बाहर जाने लगी। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? राजवीर के लहजे में हैरानी थी। रचना दरवाजे पर पहुंचकर पलटी तो देखा राजवीर परेशान होकर माथा
मसल रहा था और फोन कान में लगाए खड़ा था। माँ कह रही थी, बेटा पिछले हफ्ते से एक लड़की रोज आकर तंग कर रही है, बार बार पूछती है कि राजवीर का पता दो। हमने तो किसी को नहीं बताया, लेकिन शायद राहुल से वो ले गई है। उसे उलझा के उसकी माँ ने अफसोस से कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर मैं देख लूंगा, आप फिक्र मत करो। अगर वो दोबारा आए तो अंदर मत आने देना उसे। राजवीर ने उन्हें तसल्ली देकर कॉल काट दी। सब ठीक है एसपी साहब, आंटी ठीक तो है ना? पहली बार आज रचना ने आंटी का हाल पूछा था। शायद ये वही असर था जो राजवीर ने उसके पापा के लिए किया था। हाँ ठीक है, तुम यहीं हो, मुझे लगा तुम चली गई होगी। राजवीर ने बात का रुख मोड़ा, लेकिन अपनी परेशानी छुपा नहीं सका। उसे अंदाजा था कि कविता यहाँ आकर क्या हंगामा करने वाली थी। उसे पहले ही कोई बंदोबस्त करना था। वो एक लड़की थी और राजवीर नहीं चाहता था कि उसके साथ पुलिसिया सख्ती हो, वरना उसकी हरकतों पर तो वह सीधे जेल में डाल देता। लेकिन डीआईजी की इज्जत की वजह से वह चुप रह जाता था। आखिर उनकी बेटी थी। उस दिन राजवीर पुलिस स्टेशन जा ही रहा था कि अचानक उसकी नजर रचना पर पड़ी, जो अकेली बस स्टॉप तक आई हुई थी। उसने जीप रोक दी। आज अकेली हो? तुम्हारी दोस्त कहाँ है? नीचे उतरते हुए उसने पूछा। सौम्या को बुखार है, वो नहीं आ रही, रचना ने हल्के से कहा। अकेली कैसे जाओगी? चलो आओ मैं छोड़ देता हूँ, वो कहते ही वापस जीप में बैठ गया। एसपी साहब आदतें मत खराब कीजिए, आप तो चले जाएंगे, मुझे तो फिर बस ही पकड़नी है। रचना ने अपनी दुपट्टे को ठीक से ओढ़ते हुए धीमे लहजे में कहा। मैं भी तो तुम्हारे हाथ की चाय पी रहा हूँ ना, सोचता हूँ कब से छोड़ दूं, लेकिन नहीं छोड़ पाता। आ जाओ, उसने हंसकर कहा और गाड़ी में बैठने का इशारा किया। रचना मुस्कुराई और उसके साथ बैठ गई। गाड़ी आगे बढ़ाते हुए उसने गौर किया कि रचना मासूमियत से पूछ रही थी, बहुत प्राउड फील होता होगा ना आपको? मैं जब भी अपना फर्ज निभाता हूँ तब प्राउड फील करता हूँ, राजवीर ने गंभीरता से कहा और गाड़ी मोड़ी ही थी कि अचानक सड़क पर एक कार खड़ी दिखी। उसने ब्रेक लगाई। सामने गाड़ी से कविता निकली। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थी। वह गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई और साथ बैठी रचना को घूरने लगी। मुझे इनकार करके तुम यहाँ इस लड़की के साथ वक्त बिता रहे हो? कविता भड़क गई। राजवीर ने मुश्किल से खुद पर काबू किया, जबकि रचना हैरानी से उसे देख रही थी। बाहर आओ राजवीर, तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते, कविता चिल्लाई। राजवीर जीप से उतरा और दांत भींचकर बोला, क्या मसला है तुम्हारा? यहाँ सड़क पर तमाशा क्यों कर रही हो? मेरी इज्जत का तमाशा बना रही हो? रचना भी सहमे कदमों से नीचे उतर आई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजवीर के जीवन में पहले से कोई और है। कविता गुस्से से बोली, इज्जत का तमाशा कैसे निकलता है? बहुत जल्द बता दूंगी मैं। वह उसकी कॉलर पकड़ने ही वाली थी कि राजवीर ने उसे झटक दिया। मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता कविता, लेकिन बेहतर होगा तुम हद में रहो। अच्छा, क्या कर लोगे? मैं तो हक रखती हूँ तुम तक पहुँचने का। कविता और भड़की। राजवीर का लहजा और सख्त हो गया। अगर दोबारा मेरी वर्दी को हाथ लगाया तो भूल जाऊंगा कि तुम लड़की हो। कविता ने ठंडे स्वर में कहा, आज रोक रहे हो, जब हमारी शादी होगी तब क्या करोगे? तब तो तुम्हें मुझे रोकने का हक नहीं होगा। उसकी बात सुनकर रचना का दिल जोर से धड़क उठा। उसके होंठ थरथराए, लेकिन अगले ही पल उसने आगे बढ़कर राजवीर का हाथ थाम लिया और उसकी बाह में अपनी बाह डाल दी। कविता के लिए तो ये जैसे आसमान गिरने जैसा था। राजवीर भी आंखें फाड़कर रचना को देखने लगा। रचना पूरे आत्मविश्वास से बोली, हाँ ये मेरे पति हैं और मैं किसी और को इनके जीवन में जगह नहीं दूंगी। कविता चीख उठी, राजवीर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सिर्फ मेरे हो। ये लड़की झूठ बोल रही है ना? बताओ, बोलो राजवीर। कविता दीवानों की तरह राजवीर की ओर बढ़ी। वहीं रुक जाओ, ये सच है कि ये मेरे पति हैं? रचना ने कलाई उठाकर गुस्से से कहा, औरत पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन ये भी सच है कि मैं किसी को हाथ उठाने नहीं दूंगी, चाहे सामने औरत हो या मर्द। उसकी आंखों में गुस्सा था। कविता कुछ पल बोल ही नहीं पाई। मोहब्बत क्यों हाथ से फिसल रही थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। चलिए राजवीर। रचना ने प्यार से राजवीर की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन राजवीर कुछ कहता उससे पहले ही रचना ने जल्दी से कहा, प्लीज चलिए, मुझे देर हो रही है, यूनिवर्सिटी में मेरा पहला पीरियड मिस हो जाएगा।
उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे बहुत प्यार से कुछ कह रही हो। कविता गुस्से में जल उठी। राजवीर ने गहरी सांस ली और गाड़ी बढ़ा दी। कविता वहीं खड़ी रह गई, तड़पती हुई। गाड़ी आगे बढ़ते ही राजवीर ने गुस्से में पूछा, ये सब क्या था? तुमने वहां जो कहा आपकी मदद की है मैंने। एसपी साहब, रचना ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तुमसे मदद मांगी थी? राजवीर ने माथे पर बल डालकर पूछा, लो भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मदद की, ऊपर से आप शुक्रिया बोलने के बजाय मुंह बना रहे हैं। रचना नाराजगी से बोली, तुम जानती भी हो कि किस मुश्किल में खुद को फंसा लिया है। नहीं, मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मैं किसी से डरती नहीं, उसने आंखें चढ़ाकर बेफिक्री से कहा। राजवीर चुप हो गया। वो खुद को मजबूत दिखा रही थी, लेकिन अब राजवीर उसके लिए डरने लगा था। उसे कुछ भी हो गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मगर वो अपनी फीलिंग्स अपने तक ही दबा लेने वाला इंसान था। राजवीर ने रचना को यूनिवर्सिटी पर छोड़ा और पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां काम का ढेर था, लेकिन उसका दिमाग बार बार रचना पर चला जाता। कविता एक जुनूनी लड़की थी, अगर उसने रचना को कोई नुकसान पहुंचाया तो ये सोच कर ही उसका खून खौलने लगा। तभी उसका मोबाइल बजा। कॉल अजीत अंकल की थी। क्या हुआ अंकल जी, सब ठीक तो है? बेटा, रचना अभी तक घर नहीं पहुंची। इतनी देर तो वो कभी नहीं करती, आज तो बहुत देर हो गई है। क्या? राजवीर तुरंत उठ खड़ा हुआ। वही हुआ जिसका डर था। आप फिक्र मत कीजिए अंकल जी, मैं देखता हूँ। कॉल रखते ही राजवीर बाहर निकल पड़ा। तभी दूसरी तरफ से कविता की कॉल आने लगी। उसने काट दी, लेकिन फिर से कॉल आई। इस बार कॉल रिसीव होते ही कविता का ठहाका गूंजा। मुझे तो लगा था तुम्हें बीवी की गुमशुदगी की खबर मिल चुकी होगी, पर तुम्हें तो पता ही नहीं। 3 घंटे हो गए तुम्हारी बीवी घर नहीं पहुंची और तुम सुकून से पुलिस स्टेशन में बैठे हो। कविता, रचना को कुछ मत करना, वरना क्या? कविता गुस्से से गुस्सा उठी। क्या चाहती हो तुम? राजवीर ने आंखें मीच कर पूछा। उसके होंठ कस गए। रचना को तलाक दो और मुझसे शादी करो, बस इतना ही। तुम समझती क्या हो खुद को? नफरत है मुझे तुमसे, तुम जैसी लड़की। राजवीर, कंट्रोल करो खुद को, जो कुछ बोलोगे उसका भुगतना तुम्हारी बीवी को पड़ेगा। कविता की धमकी पर राजवीर का गुस्सा फूट गया। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा। रचना, वो बेबसी से चिल्लाया। अभी तक वो बेहोश है और सुरक्षित है, लेकिन कब तक सुरक्षित रहेगी ये मैं तय करूंगी। मेरे आदमी हैं। मेरा इशारा मिलते ही कविता की आवाज में जहर था। अगर मेरी रचना की इज्जत पर खरोच भी आई तो कविता, तुम मेरा वो रूप देखोगी जिसे मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाया। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। राजवीर की आवाज से एक पल को कविता भी सहम गई। तो फिर जो कहा है वो करो, नहीं तो। उसने कॉल काट दी। हेलो हेलो, राजवीर बेचैनी से पुकारता रह गया, फिर बेबसी से मुट्ठियां कसकर मेज पर मुक्के बरसाने लगा। रचना की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका सर भारी हो रहा था। धुंधली आंखों से उसने इर्द गिर्द देखा और होश संभालने की कोशिश की। आखिरी याद यही थी कि जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकली, किसी ने पीछे से सर पर वार किया और वो बेहोश हो गई। मतलब मुझे किडनैप कर लिया गया। वो सहमी। क्या माँ पापा को पता होगा? उसके मन में खौफ उतर आया। उसी वक्त दरवाजा खुला और अंदर आती शख्सियत को देखकर रचना सन्न रह गई। कविता, इधर अजीत जी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। डॉक्टर को बुलाया गया। चेकअप के बाद थोड़ी राहत मिली। शाम के 6 बज रहे थे। सरिता जी रो रो कर बेहाल थी। राजवीर उन्हें सच नहीं बता पा रहा था कि रचना की किडनैपिंग की असली वजह वो खुद है। अपने कमरे में आकर उसने गहरी सांस ली और आईने में खुद को देखते हुए बड़बड़ाया, अगर रचना को छुआ भी ना कविता तो तुम्हें जान से मार दूंगा। उसका खून खौल रहा था। तो कैसी लगी मेरी चाल? क्या समझती हो कविता इतनी आसानी से हार मान जाएगी? तुम्हारी भूल है। मेरा राजवीर सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। तुम जैसी कोई भी लड़की उसे मुझसे छीन नहीं सकती। रचना ने सीने पर हाथ बांधकर सख्ती से कहा। अच्छा, तो ये सब करने का मतलब सिर्फ इसलिए था कि तुम राजवीर से शादी कर सको? हाँ, पहले वो तुम्हें तलाक देगा, उसके बाद। कविता की बात पर रचना का गला सूख गया। मतलब जो शादी
शादी हुई ही नहीं उसका तलाक कैसे होगा। रचना के होठों से अनजाने में सच्चाई फिसल गई। कविता तमतमा उठी। चुप रहो, अभी राजवीर को बुलाती हूँ। उसने तुरंत कॉल मिलाई। फोन दूसरी घंटी पर ही उठ गया। रचना कहाँ है? राजवीर की तेज आवाज और बेचैनी सुनकर रचना का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम्हारी बीवी मेरे सामने है, तलाक दोगे तो ही रचना जिंदा बचेगी, तभी मैं उसका ठिकाना बताऊंगी, कहकर कविता ने फोन पर खामोशी छोड़ दी। बोलो, मंजूर है। कविता को अब समझ आ गया था कि रचना राजवीर की कमजोरी है। आज वो रचना को हथियार बनाकर राजवीर से तलाक दिलवा रही थी और आने वाले वक्त में उसी रचना को हथियार बनाकर राजवीर से शादी भी कर लेगी। उसने धीरे धीरे दिल में बहुत कुछ प्लान कर रखा था, बस अब उसे अंजाम देना बाकी था। जो कहोगी कर दूंगा, लेकिन रचना को कुछ नहीं होना चाहिए। राजवीर के लहजे में बेबसी थी जिसे कविता और रचना दोनों ने महसूस किया। कविता ने राजवीर को एड्रेस भेजा और रचना की तरफ मुड़ी। उसके इशारे पर दो आदमी अंदर आए और आते ही उन्होंने रचना को रस्सियों से बांध दिया और उसके मुंह पर टेप लगा दी। चलो, अब तुम्हारी विदाई का वक्त आ गया है। लड़कियों की शादी के बाद विदाई होती है, लेकिन यहाँ तलाक के बाद तुम्हारी विदाई होगी। कितनी लकी हो ना तुम। कविता ने जहरीली हंसी के साथ कहा। आइंदा कभी मेरे और राजवीर के बीच आने की कोशिश भी मत करना। वैसे अब तुम कर भी नहीं पाओगी। तलाक हो जाएगा तो तुम्हारा और राजवीर का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर राजवीर को मुझसे कोई छीन नहीं सकेगा। उस वक्त कविता किसी जादूगरनी की तरह बर्ताव कर रही थी, जैसे वो जो चाहे कर सकती थी। कुछ देर में राजवीर कविता के बताए पते पर पहुंच गया। रचना, उसने सुनसान जगह पर चिल्लाकर आवाज दी। उसे अपनी रचना सामने चाहिए थी। तभी सामने से रचना दिखाई दी, जिसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगी थी। उसके साथ खड़ी थी कविता, जिसके हाथ में पिस्तौल थी और उसने रचना की कनपटी पर तान रखी थी। पहुंच ही गए? हाँ, वहीं खड़े रहो, वरना तलाक तो बात की बात है, सीधा मर जाओगे। कविता की बात सुनकर राजवीर की मुट्ठियां भींच गईं। चलो, कहाँ है तलाक के कागज? दिखाओ, कविता ने हुक्म दिया। राजवीर ने रचना की तरफ देखा और भारी मन में बोला, ये लो तलाक के कागज। उसने कविता की बात मान ली थी, बस रचना की जान बचाने के लिए। उसने रचना का जबरदस्ती अंगूठा लगवाया। शाबाश, अब ले जाओ इसे, अभी मेरे किसी काम की नहीं। कविता ने रचना को धक्का दिया तो वो लड़खड़ाकर गिरते गिरते बची। राजवीर फौरन दौड़ा और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। कविता जाते जाते एक तंजिया मुस्कान छोड़ गई। उसे यकीन हो गया था कि अब राजवीर को उससे कोई नहीं छीन सकता। राजवीर ने जल्दी से रचना के मुंह से टेप हटाई। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। आर यू ओके? राजवीर उसके हाथों की रस्सियां खोल रहा था कि तभी रस्सियां खुलते ही रचना ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। चीटर, बदतमीज, जान ले लूंगी मैं आपकी। वो रोते रोते उसके मुक्के मारने लगी। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? रचना, मेरी तरफ देखो, बताओ ना। राजवीर फिक्रमंद था। हाँ, आपने मुझे अभी तलाक दे दिया, वो रोते हुए बोली। राजवीर एक पल को ठहर गया, फिर गहरी सांस लेकर बोला, तुम सीरियस हो? इस बात पर रो रही हो? अरे, तलाक के लिए शादी होना जरूरी है। हमारी शादी कब हुई? उसने उसकी कनपटी पर उंगली रखकर कहा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रचना के चेहरे पर जैसे जान लौट आई। वो झूठे कागज थे। गाड़ी अब घर की ओर बढ़ रही थी। रचना ने कनखियों से राजवीर को देखा और उसके मारे मुक्कों को याद कर तुरंत बोली, सॉरी, किस बात की? राजवीर ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। जो आपको मारा। राजवीर ने एक पल उसे गहराई से देखा, फिर निगाहें विंडो की तरफ मोड़ दी। उसके मन में गुस्सा और ठान ली हुई जिद थी। कविता ने जो किया उसे माफ करने का कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन रचना को भी अब वो छोड़ने वाला नहीं था। यही वजह थी कि उसने मन ही मन रचना से शादी करने का फैसला कर लिया और घर पहुंचकर सबसे पहले अपनी माँ को बताने का इरादा किया। रचना को सही सलामत अपनी आंखों के सामने देखकर अजीत जी और सरिता जी फिर से जी उठे थे। चलो, रात बीतने से पहले हमारी बेटी वापस आ गई और बेटा, तुम्हारा ये एहसान हम सारी जिंदगी नहीं उतार पाएंगे। अजीत जी ने रणवीर को प्यार से गले लगाया। अंकल, मुझे रचना दे दीजिए। सीधे सीधे शब्दों में उसकी बात सुनकर अजीत जी का दिल खुश हो गया। यही तो उनकी बरसों पुरानी ख्वाहिश थी, लेकिन दोस्त की इज्जत और राजवीर के लिहाज से कभी जुबान पर लाए ही नहीं थे। रचना बेटा, ये अचानक। सरिता जी हैरान रह गईं। वहीं रचना का दिल धड़कनों से तेज हो गया। कुछ फैसले अचानक भी होते हैं और वो दिल से होते
होते हैं। प्लीज अंकल जी, रचना को मेरे साथ ब्याह दीजिए, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राजवीर की गंभीर आवाज पर अजीत जी ने उसे फिर से गले लगाया। तुम पर तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है। उन्होंने उसी वक्त रिश्ता पक्का कर दिया और जिसका रिश्ता पक्का किया जा रहा था उससे किसी ने पूछना तो दूर, देखना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अजीत जी जानते थे कि अगर उसे यह रिश्ता पसंद नहीं आता तो वह तुरंत ही बोल पड़ती, क्योंकि वह कोई कमजोर लड़की नहीं थी। क्या तुम्हारी माँ मान जाएंगी? अचानक से सरिता जी ने अपनी चिंता जताई। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे इस फैसले से वो बहुत खुश होंगी। राजवीर ने उनका डर दूर कर दिया। ना मैं कोई खिलौना हूँ जो चाहा जहाँ चाहा वहाँ जोड़ दिया। मेरी मर्जी की कोई कीमत है या नहीं? रचना अपने कमरे में आते ही जोर जोर से जूते पटकती हुई बिस्तर पर बैठ गई और रो पड़ी। लेकिन वो रो क्यों रही थी? क्या राजवीर उसे बुरा लगता था? नहीं तो राजवीर जैसा शख्स तो उसके दिल को धड़काने की ताकत रखता था, इसीलिए तो उसने अपने पापा के सामने कोई भी विरोध जाहिर नहीं किया था। रोने का असली सवाल वही था, वो कविता कौन है? राजवीर के पीछे क्यों पड़ी है? कहीं राजवीर ने उसे शादी का तो नहीं कहा था और अब मुकर रहे हो? रचना उलझती जा रही थी। फिर सब सोच छोड़कर उसने सब किस्मत पर छोड़ दिया। राजवीर ने उसी रात फोन करके अपनी माँ को सब बता दिया और उन्हें राहुल के साथ जयपुर आने को कहा, ताकि राजवीर की माँ आकर अपने बेटे की शादी तय कर सके। और अगले दिन वो लोग आ गए और शाम तक राजवीर का ब्याह तय हो गया। इसे कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह। मंगनी नहीं, ये तो शादी है। राजवीर ने मुस्कुरा कर कहा, जी वही, इसे ही कहते हैं किस्मत का खेल। राजवीर की माँ ने प्यार से रचना का चेहरा छूकर उसके सर को सहलाया तो वो शर्म से आंखें झुका गई। शादी मुबारक हो। शाम को सारे काम खत्म कर रचना राजवीर के कमरे में जा पहुंची। उसे छेड़ने आई थी पर खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने चली आई थी। राजवीर ने पलटकर उसे देखा। सादी सी सलवार कुर्ते में भी उसकी खूबसूरती और सादगी साफ झलक रही थी। मैं बाद में बात करता हूँ। वो जो मोबाइल पर इंस्पेक्टर से बात कर रहा था, कॉल काट कर पूरा ध्यान रचना की तरफ कर लिया। ऐसी सूखी सूखी बधाई कौन देता है? होने वाली मिसेज। वो चलता हुआ 2 कदम उसके पास आया। लो अंकल ने मिठाई से मुंह मीठा करवाया था ना सबका, और वैसे भी मैं फिर आ गई हूँ मुबारकबाद देने। मेरा मुंह मिठाई से मीठा नहीं होने वाला। राजवीर ने कहा, अच्छा तो क्या खाना चाहते हैं आप? चाय लाऊं? वो नासमझी से पूछ बैठी। राजवीर ने अचानक आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और गले से लगा लिया। एक पल में दोनों के दिल की धड़कनें एक साथ चलने लगी। पति को पास आकर मुबारकबाद देने आई हो? उसकी जुबान लड़खड़ा गई। उसे लगा था एसपी साहब तो सीधे साधे और खड़ूस हैं, तभी तो वो बेधड़क कमरे में चली आई थी। लेकिन ये तो बिंदास और दिलेर पुलिस अफसर निकला। क्या हुआ? होने वाली मिसेज, इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? उसकी हालत देखकर राजवीर ने मुस्कान दबा ली। ना नहीं, मैं ठीक हूँ। रचना अभी भी सहमी हुई थी। उसका हाथ अब भी राजवीर की पकड़ में था कि वो हिल तक नहीं पा रही थी। बेशरम एसपी, उसने नजरें चुराते हुए कहा, अपनी होने वाली बीवी के साथ बेशर्मी की है, किसी गैर के साथ नहीं। राजवीर ने हंसते हुए कहा, प्लीज मुझे जाना है, शादी मुबारक हो। मिसेज राजवीर पटेल। रचना का दिल तेजी से उछल गया। उसकी आंखों में उमड़ते जज्बात और उसकी छोटी छोटी हिम्मतें रचना के हाथ पर कांपने लगे। नजरें चुराकर वो दरवाजे की ओर बढ़ी तो राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ चली? रचना ने पीछे मुड़कर उसे देखा। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। बेशरम एसपी। प्यार भरी नजरों से देखते हुए वो दरवाजा खोलकर भाग गई। राजवीर बस मुस्कुरा कर रह गया और दोबारा इंस्पेक्टर से कॉल मिलाई। इस वक्त उसे कविता का पक्का इंतजाम करना था ताकि दोबारा उसकी जिंदगी में खलन ना डाले। रचना पर कोई आंच आती तो वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगले दिन अचानक कविता की गाड़ी रुकी। उसने एक आदमी को टक्कर मार दी थी। वो सड़क पर लुढ़क कर दूर जा गिरा। कविता वहां से भागने लगी, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस को कॉल की। वो बुरी तरह घबरा गई। इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर घायल को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा और कविता को गिरफ्तार कर लिया। छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो? जानते भी हो मैं कौन हूँ? हथकड़ी अपने हाथों में देख वो आपे से बाहर हो गई, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी एक ना सुनी और सीधे उसे जेल में बंद कर दिया। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। तुम समझते क्या हो खुद को? कविता जेल की सलाखों को जोर जोर से पीटते हुए चिल्ला रही थी। बकवास बंद कर, ये वर्दी तेरे बाप की नहीं है जो उतरवा देगी। इंस्पेक्टर अमन ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। जानती है क्या किया तूने? एक जिंदा इंसान को गाड़ी से टक्कर मारी है। शुक्र है वो बच जाए, वरना लंबा अंदर जाती। अमन उसे डांट रहा था कि तभी उसका मोबाइल बज गया। क्या वो आदमी कोमा में चला गया? अमन जोर से बोला तो कविता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब तो तू पक्की गई, उसने ताना मारते हुए कहा। कविता की आंखों से आंसू छलक पड़े। डीआईजी साहब तक बेटी की गिरफ्तारी की खबर पहुंच चुकी थी। वो भागे भागे शहर पहुंचे, लेकिन मामला अब उनके हाथ से निकल चुका था। इस वक्त राजवीर ही काम आया। उसने माफीनामा दिलवाकर कविता की सजा कम करवाने में मदद की, क्योंकि जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था वो कोमे से बाहर आ गया था। राजवीर ने उसके घर वालों को अच्छा हर्जाना भी कविता से दिलवाया। साथ ही डीआईजी से ये कहा कि कविता अब उसकी जिंदगी में दखल नहीं दे, वरना वो केस दोबारा खुलवा देगा। कविता ने उसे दुखी नजरों से देखा और चुपचाप पीछे हट गई। राजवीर, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे अपना नहीं बना सकते? उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नहीं, क्योंकि मैं शादी करने वाला हूँ अपनी मनपसंद लड़की से। राजवीर ने दो टूक जवाब दिया। किससे? रचना को तो तुम तलाक। कविता बोली तो राजवीर ने बीच में टोका। एक बात याद रखो कविता, जब तुमने रचना को किडनैप किया था तब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं बना था, लेकिन अब वो मेरी पत्नी है। बहुत लिहाज कर चुका हूँ तुम्हारा, लेकिन अगर अब जरा भी गलत हरकत की तो सीधे ऊपर भेज दूंगा। राजवीर की सख्त आवाज पर कविता सहम गई। डोंट वरी राजवीर, अब कविता कुछ गलत नहीं करेगी। डीआईजी साहब ने बेटी का हाथ पकड़ा और वहां से ले गए। कविता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। राजवीर ने शहर में ही अपना नया घर ले लिया और माँ को लेकर वहीं शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसे रचना से शादी करनी थी। अंकल ने उसे रोकने की कोशिश की कि घर तो यही है, लेकिन राजवीर नहीं माना। आज उसकी और रचना की शादी थी। शादी के बाद उसकी माँ और बाकी रिश्तेदार घर की ओर निकल गए थे, जबकि राजवीर खुद रचना को गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा था। रास्ते भर खामोशी थी। रचना, घूंघट हटाओ। राजवीर ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। रचना धीरे से अपना घूंघट उलट दी। वो इतने बड़े घूंघट में कब से घुटन महसूस कर रही थी। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, राजवीर तो देखता ही रह गया। उसे लगा जैसे चांद उसके सामने उतर आया हो। एक हाथ स्टीयरिंग पर रखते हुए उसने दूसरा हाथ दिल पर रख लिया। तुम मुझे हार्ट अटैक दिला दोगी मिसेज? उसकी बात पर रचना खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजवीर बोले कि रचना, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। उस दिन बस में लड़कों को जिस तरीके से तुमने मजा चिखाया था, तुमने वह बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि वह लड़के इसी लायक थे। उन्हें कोई ठीक से जवाब नहीं देता। लड़कियां चुपचाप सह लेती हैं, तभी उनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। रचना बोली, लेकिन उस दिन तो आप मुझे डांट रहे थे। राजवीर बोला, दरअसल मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और मुझे पता है कि तुम बिल्कुल झल्ली हो, कहीं वह लड़के तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दें, इसीलिए तुम बार बार उनसे ना उलझो। तभी मैंने तुम्हारी इस हरकत को एप्रिसिएट नहीं किया था, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसी ही पत्नी चाहिए थी जो गलत को गलत कहने की क्षमता रखती हो। और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहूंगा। और उन लड़कों को भी मैंने अच्छा सबक सिखा दिया था। उसके बाद से वह लड़के बसों में आना बंद हो गए थे। रचना ने राजवीर की आंखों में देखा और वह बोली कि मुझे भी आपके जैसा अपराधों के खिलाफ लड़ने वाला इंसान बेहद पसंद है, और आपने अपनी सच्चाई के चलते ही मेरे दिल में भी जगह बना ली थी। उसने राजवीर के कंधों पर सिर रख लिया और आंखें मूंद कर उन खूबसूरत पलों को दिल से जीने लगी। दोस्तों, कई लोग एक तरफा प्यार में जबरदस्ती पर उतर आते हैं, लेकिन उन लोगों को यह समझना चाहिए कि हम प्यार कभी भी किसी के दिल में जबरदस्ती पैदा नहीं कर सकते और किसी
को जबरदस्ती अगर हासिल भी कर लिया जाए तो वह आपके साथ खुश नहीं रहेगा और आप उसके साथ एक खुशियों भरा जीवन नहीं जी सकते। किसी को भी अपने साथ रिश्ता रखने के लिए प्रताड़ित ना करें। वही रिश्ता बेहतर होता है जो प्यार और खुशी से बनाया गया होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे वीडियो को हाइप दें। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।